हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर। विषय है समाजशास्त्र। आज मैं इस विषय के अंतर्गत नव जागरण चैप्टर ले रही हूँ। नव जागरण के संबंध में यदि हम प्राचीन काल से लें तो प्राचीन काल में यूरोप के कुछ देशों में जैसे रोम, यूनान की सभ्यता और संस्कृति में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई थी। लेकिन ये काल जो था वो 5वीं शताब्दी तक ही रहा और 6ठी शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक मध्यकाल रहा, जिसको मध्ययुग कहते हैं। मध्ययुग में क्या था कि यूरोप में बौद्धिक शिथिलता आ गई थी और किसी भी तरीके की उन्नति रुक गई थी। राजनीतिक दृष्टि से अराजकता भी बढ़ गई थी। तो सभी दृष्टि से यूरोप जो था वो पिछड़ने लगा। इसलिए मध्य युग को अंधकार का युग कहा जाता है। इस युग की समाप्ति के बाद दूसरा युग शुरू होता है, जो दो युगों के बीच सदा एक संक्रमण काल होता है। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो संक्रमण काल होता है वहीं से नया युग प्रारंभ होता है। इसी संक्रमण काल को सांस्कृतिक जन जागरण युग भी कहा जाता है। नव जागरण भौगोलिक अनुसंधान, वैज्ञानिक आविष्कार, औद्योगिक क्रांति और ईसाई धर्म सुधार आंदोलन, ये सब नए युग के आने से इनमें प्रगति हुई। यूरोप में आधुनिक काल का प्रारंभ 15वीं शताब्दी के प्रारंभ या मध्य से शुरू होता है। अब आता है कि जन जागरण क्या है, जन जागरण किसे कहते हैं। मध्य युग और आधुनिक युग के संधि काल में यूरोप में साहित्य, विद्या, विज्ञान, कला, संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए और जागृति आई। उसे ही अंग्रेजी भाषा में रेनेसा और हिंदी में नव जागरण कहा जाता है। रेनेसा एक फ्रेंच शब्द है और इसका अर्थ है नया जन्म या पुनर्जन्म। लेकिन यहाँ पर रेनेसा का अर्थ बौद्धिक चेतना से लिया जाता है। इस यूरोप का एक महान बौद्धिक परिवर्तन इसे भी कहा जा सकता है। अर्थात ये जो नया युग आया, आधुनिक युग आया, इसे बौद्धिक परिवर्तन का युग भी कहते हैं, जिसमें नव जागरण प्रारंभ। नव जागरण मीन्स नया जागरण, मतलब नई चीज़ें प्रारंभ हुई, बौद्धिक क्षमताएं बढ़ी, पुरानी संस्कृति जो गलत तरीके से चली आ रही थी उनका वो ख़त्म हुई, नई संस्कृतियां चालू हुई, या फिर जो रीति रिवाज पुराने थे, जो धर्म के बंधन में थे, उन सब से मुक्ति मिली। नव जागरण, इसको कहते हैं नव जागरण। लोगों के जीवन पर धर्म का गहरा प्रभाव था, तो इन्हें स्वतंत्र चेतना की ओर छूट मिली। मतलब व्यक्ति किसी बंधन में नहीं रहा और उसे स्वतंत्र चेतना उसमें आई। धर्मशास्त्रियों एवं पोप पादरियों द्वारा जो कुछ झूठा सच्चा बताया जाता था उसे ही सत्य मानना पड़ता था लोगों को, और विरोध जो व्यक्ति करता था उसे मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। नव जागरण जो था वो मध्यकालीन संस्कृति की उपेक्षा और प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम था।
नवजागरण व्यक्ति को मध्ययुगीन अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, चर्च एवं धर्म शास्त्रियों के बंधन से मुक्त करके स्वतंत्र चिंतन तथा अपने व्यक्तित्व का विकास का अवसर प्रदान करता है। तो इस युग को नवयुग, नया जन्म, बौद्धिक पुनरुत्थान और बौद्धिक चेतना आदि नामों से पुकारा जाता है। अब आता है कि नवजागरण की विशेषताएं। नवजागरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, स्वतंत्र चिंतन। इसमें क्या था, ऊपर भी बताया था कि स्वतंत्र चिंतन का अवसर प्राप्त हुआ लोगों को। पुरानी चीज़ों से जो गलत थी जीवन में उनसे मुक्ति मिली और स्वतंत्र चिंतन करने का अवसर लोगों को प्राप्त हुआ। दूसरी चीज़, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, धर्म एवं चर्च के बंधनों से मुक्ति मिली। तीसरी चीज़, एक विशेषता थी मानवतावादी विचारधारा का उदय। इसमें नवजागरण में क्या था कि मानवतावादी विचारधारा का उदय हुआ। लोग किसी पुराने किसी भी बंधन में बंधे हुए नहीं थे, बल्कि मानवता के आधार पर अपने क्रियाकलापों को अंजाम दिया करते थे। इसी तरीके से धर्म और मोक्ष के स्थान पर मानवता के उद्धार का संदेश दिया गया। फिर था देशज भाषाओं का विकास। देशज भाषाओं का विकास मतलब देशी भाषा का विकास हुआ। देशी भाषा के विकास होने से क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उसे अपने जीवन में या समाज में लागू कर सकता है। नेक्स्ट था चित्रकला में यथार्थ का चित्रण किया गया। इसमें क्या था नवजागरण में कि चित्रकला के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया, क्योंकि चित्रकला में क्या होता है, कल्पना, कभी व्यक्ति की कल्पना होती है और वो अपनी कल्पनाओं को चित्र के माध्यम से साकार किया करता है। और नेक्स्ट था वैज्ञानिकता को महत्व दिया गया। वैज्ञानिकता को महत्व देने से मतलब है कि घटनाओं की व्याख्या जो थी वो निरीक्षण, अन्वेषण, परीक्षण और सत्यापन के आधार पर की जाती है। तो इसका ये परिणाम हुआ कि मध्य युग के मिथ्या विश्वासों, अंधविश्वासों को स्वीकार नहीं किया गया इस युग में। इसे जो है वो नवजागरण कहा गया। थैंक यू।